हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड सेकंड वीडियो। पिछली वीडियो में हमने लास्ट पार्ट जो कवर किया था वो ऑथोराइज इशूड सब्सक्राइब पेड अप, इससे रिलेटेड थियोरटिकल पार्ट के साथ इसका एक इलस्ट्रेशन कवर किया था। फिर लास्ट में हमने कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का पार्ट देखा था और रिजर्व कैपिटल का पार्ट कवर किया था। अब देखिए, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस तो बाद में एंट्रीज के फॉर्म में भी आपके आएंगे और आपको और समझ में आ जाएंगे, पर इससे पहले ये दे रखा है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर का पार्ट, ये कवर कर रहे हैं। फिर फॉर्मेट कवर करेंगे एंट्री का। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका पार्ट आ जाएगा और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का पार्ट आएगा। बस ये बताने के लिए कि स्वेट इक्विटी शेयर के केस में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर का पार्ट आता है, और इसके अलावा अब जो शेयर इशू होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। किसको छोड़ के? स्वेट इक्विटी शेयर को छोड़ के। बस सेक्शन बताने के लिए मैंने आपको पर्टिकुलर वो पॉइंट बताया, ठीक है। वैसे स्वेट इक्विटी शेयर शायद मैं आगे भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को जैसे बोनस इशू का पार्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का हल्का सा थियोरटिकल पार्ट, ये थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है ए कंपनी हैज़ टू फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडियन नहीं है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड कंपनीज एक्ट 2013 इन रेस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। फॉर द इशू ऑफ शेयर्स द फॉलोइंग प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 7 पॉइंट्स कवर किए। ज़रूरी नहीं है कि आपके जब एग्जाम में आए तो आपके प्रोसेस आए, अगर आपसे पूछ ले प्रोसीजर क्या है। और देखिए, पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है, याद रखना, जो मैंने कवर कर रखा है। तो शुरू में कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ये तो कॉमन है। सेकंड, आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ शेयर, इसका मतलब क्या है? रिसिप्ट मिलती है, यानी पब्लिक से जो भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का अमाउंट है वो मिलता है। तो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर जनरली ये बोलते हैं, जिसके साथ हम बोल सकते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में पार्ट है तो एप्लीकेशन का अमाउंट आता है। फिर कंपनी क्या करती है? अलॉट करती है शेयर। तो देखिए, थर्ड पॉइंट क्या आ गया? अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब उसमें आप 2 पॉइंट और बढ़ा सकते हो, नहीं तो उसके अंदर ही ए बी करके लिख सकते हो। तभी मेरे 7 प्रोसेस हो गए और किसी किसी जगह आपको 5 दिखते हैं। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर के अंदर क्या आता है? डिस्पैचमेंट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, ये होता है। इसके अलावा जो अलॉटमेंट की रिटर्न है वो रजिस्ट्रार को भी फाइल करनी पड़ती है कंपनी को। तो कंपनी के 2 प्रोसेस और करने पड़ते हैं, अलॉटमेंट का लेटर भी डिस्पैच करना पड़ता है और अलॉटमेंट की रिटर्न भी रजिस्ट्रार को बतानी पड़ती है कि हमने अलॉट कर दिया है इन पर्सन के नाम, यानी इन शेयर होल्डर के नाम है, इनको रजिस्टर्ड कर दिया और इनको मेंबर बना दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती है? शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये आपका 4th हो सकता है, और मेरे केस में क्या हो जाएगा? वो 6th हो जाएगा कि इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और 7th क्या होता है? आपको पता है कि एप्लीकेशन हो गई। फिर उसके बाद बाकी कॉल्स है, जैसे हम क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सारा पार्ट जो भी है वो मांग लिया जाएगा। तो कॉल्स ऑन शेयर इशूड, रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, ये सारा पार्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। देखिए, जैसे मैं भी क्या करता हूँ? ऐड करता हूँ। मैं तो जनरली क्या करता हूँ, इतना अमाउंट स्पेंड नहीं करता, लेकिन आप मान के चलिए कि अगर मैं फेसबुक ऐड करता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब से ऐड करता हूँ, तो क्या पता मेरा और भी व्यूज़ हो जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उसके थ्रू क्या पता जो मैं ये पेड कोर्स चालू करके बैठा हूँ तो और भी लोग एंगेज हो जाएं, और भी लोग क्या करें? मुझको सब्सक्राइब करने के बाद मेरे कंटेंट को देखें और खुश हो जाएं, और उसके बाद क्या करें? जो भी ये पेड कोर्स है उसमें ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पे इसी तरीके से कंपनी क्या करेगी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, तो एक नोटिस के फॉर्म में होगा, सर्कुलर के फॉर्म में होगा, ऐसे बोल सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में होगा, ताकि एक तरीके से पब्लिक में ऑफर कर रहे हैं कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका जो फेस वैल्यू का पार्ट है इतना है, नॉमिनल वैल्यू का पार्ट इतना है, एप्लीकेशन शुरू में इतनी मांगी जा रही है, जैसे बोल दिया कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से, एप्लीकेशन 3 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, इतने हम शेयर इशू कर रहे हैं, उसमें से आप अप्लाई कर सकते हो। पर्टिकुलर लॉट ये रहेगा कि आप 50 के लॉट में या 100 शेयर के लॉट में ही सब्सक्राइब कर सकते हो, ये नहीं कि 1 शेयर मांग रहे हो, 2 शेयर मांग रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में क्या बताया होगा? कंपनी की हिस्ट्री बताई होगी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, ठीक है, और कंपनी आगे क्या क्या प्रोजेक्ट जनरली क्या करेगी। तो वो सारा फ्यूचर से रिलेटेड पार्ट, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, वो सारी चीज़ें किस में होती है? प्रोस्पेक्टस में होती है। तो इसमें यही बोल रखा है कि कंपनी शुरू में प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ठीक है। देखिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 से रिलेटेड है, एक बार पढ़ के देखिए, जो मैंने बताया वही इसमें दे रखा है। अब देखिए, हर पॉइंट आपको बताते जाऊँगा तो इससे क्या होगा? वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनती जाएगी, और आपको क्या है? बस कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से क्लियर करना है। जहाँ पे मुश्किल लाइन होगी या टिपिकल लाइन होगी आगे मुझे पता है, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि आप फॉर्म भर दीजिए ये पार्ट और एक तरीके से अप्लाई कर दीजिए, तो पब्लिक क्या कर रही है? अप्लाई कर रही है, और पब्लिक उसके साथ क्या कर रही है? चेक भी साथ में लगा रही है, क्योंकि आपको पता है कि एप्लीकेशन मनी मांगी गई है कंपनी द्वारा। तो जैसे ही एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स का पार्ट आता है
यानी हम शेयर इशू करते हैं, हम कंपनी है, और पब्लिक अप्लाई करती है तो पब्लिक उसके साथ एप्लीकेशन मनी भी देती है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या दे रखा है, सेक्शन 39 सबसेक्शन 2, और एक आता है सेक्शन 39 सबसेक्शन 1, जो कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आगे भी आएगा अलॉटमेंट के केस में, लेकिन हमें कौन सा देखना है, ये वाला पार्ट देखना है। अब देखिए, ये पढ़ने से पहले शुरू में तो लाइन यही दे रखी है, क्या दे रखी है, इन रेस्पॉन्स टू इन्विटेशन गिवन थ्रू द प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी ने दिया है, पर्सन इंटेंडिंग टू सब्सक्राइब टू द शेयर ऑफ कंपनी, यानी पब्लिक जो भी कंपनी के शेयर खरीदना चाहती है, डिपॉजिट देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे शेयर पब्लिक को मिल जाए, क्या पता ओवर सब्सक्रिप्शन का भी पार्ट आ जाए, क्या पता अंडर सब्सक्रिप्शन का पार्ट आए तो पूरे के पूरे मिल सकते हैं, या फुल सब्सक्रिप्शन आ गया, लेकिन ओवर में जरूरी नहीं है पूरे मिले तो प्रो रेटा हो जाता है। जैसे 1 लाख शेयर इशू करे कंपनी ने और 120 की एप्लीकेशन आ गई, 150 की आ गई, जिसमें से आपको पता है कि कुछ ऐसे कैटेगरी के थे जो कि 50 शेयर मांग रहे, 100 शेयर मांग रहे, तो उनको तो पूरे के पूरे लॉट को आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफंड ऐसा हो सकता है। तो देखिए, ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि क्या है, कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस और जो कंपनीज एक्ट में दे रखा है उसके हिसाब से पूरा करना पड़ता है। ठीक है, ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी टू द बैंकर ऑफ द कंपनी, ये बोल रहा है। अब ये प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो भी पब्लिक है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंकर को, कंपनी का बैंकर मतलब कंपनी का जो भी डेजिग्नेटेड बैंक है, कंपनी ने बोल रहा है कि इस SBI बैंक में या ICICI बैंक में जाके जमा कराओ, द अमाउंट डिपॉजिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ तक आपने पढ़ लिया। ठीक है, वापस पढ़िए, ये सेक्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि जो अमाउंट पेबल होगा एप्लीकेशन पे हर सिक्योरिटी पे, वो क्या होगा, 5% से कम नहीं होगा, किसका, नॉमिनल अमाउंट का। तो नॉमिनल अमाउंट मतलब एक तरीके से फेस वैल्यू से रिलेटेड 5% से कम नहीं होगा, यानी मिनिमम 5% ये बोल रहा है, जो कि एप्लीकेशन का अमाउंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल दूं कि 100 रुपीज़ की है फेस वैल्यू, तो उसका 5% कितना हो गया, 5 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो मिनिमम 5 रुपीज़ का पार्ट बोल दिया। अब देखिए, तो कंपनीज एक्ट में बोला है, फिर आपको देखो क्या बोल रहा है, और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एस में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी बाय मेकिंग रेगुलेशन ऑन दिस बिहाफ। अब देखिए, एक्ट में तो जो पार्ट दे दिया, लेकिन अगर सेबी कुछ बोलता है तो जनरली क्या है, आप वो भी मानोगे एक तरीके से। तो आप जरूरी नहीं कि कंपनीज एक्ट का यही पार्ट मानो, ये तो चलो मिनिमम है। अब सेबी ने क्या बोल दिया, एज पर दिस, यानी सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो कि उसने शायद जहाँ तक मुझे ध्यान आ रही है जनवरी 2000 यानी 27 जनवरी 2000 को ये बोल रखी थी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। अब देखिए, वह नॉमिनल अमाउंट का है और यहाँ पे क्या बोल दिया, इशू प्राइस। अब इशू प्राइस तो ऐसे भी हो सकता है कि 100 रुपीज़ के शेयर है और 20% प्रीमियम पे इशू करे तो 120। ठीक है, और 120 का 25% मतलब एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो 30 रुपीज़, 25% ये होता है ना, तो मिनिमम 30 रुपीज़ आपका होना चाहिए एप्लीकेशन मनी का अमाउंट। अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शैल नॉट बी लेस देन 25%, शैल नॉट बी लेस देन 25% का मतलब क्या है, मिनिमम 25%। तो 120 का 25% 30 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन मनी का पार्ट। तो जनरली जो भी कंपनी इशू करेगी वो क्या करेगी, एप्लीकेशन 30 रुपीज़, 35 रुपीज़ ऐसे मान लीजिए अगर फेस वैल्यू, या मैं बोल सकता हूँ चलो इशू प्राइस, क्योंकि यहाँ पे इशू प्राइस का ध्यान रखना। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट, ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग है, और सेबी के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 25% ऑफ इशू प्राइस है। ठीक है, सिक्योरिटी का, जो कि एप्लीकेशन मनी के फॉर्म में पेबल होना चाहिए मिनिमम। ठीक, अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर की बात कर रहा है। अब अलॉटमेंट ऑफ शेयर में क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि एप्लीकेंट्स ने एक तरीके से फॉर्म भर के आपको सबमिट कर दिया और उसके साथ साथ क्या कर दिया, आपके बैंक में अमाउंट जमा करा दिया। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर अमॉन्ग द एप्लीकेंट। अब कंपनी क्या करेगी, जो भी एप्लीकेंट है उनके बीच में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि शेयर अलॉट करने के बाद उनका नाम क्या आ जाएगा, रजिस्टर में धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, उनको अलॉटमेंट लेटर भेजे जाएंगे। अगला पॉइंट ये आएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी अलॉटमेंट की रिटर्न है कंपनी वो रजिस्ट्रार के पास बढ़ेगी। तो जैसे रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये देख लेगा कि हाँ सब पार्ट सही है, तो वो नाम को क्या कर देगा, एक तरीके से अप्रूव कर देगा। जैसे ही वो पर्टिकुलर पार्ट अप्रूव हुआ तो हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट हो जाएगा। और तो देखिए, प्रैक्टिकल जो लोग हैं वो जनरली ज़्यादा जानते होंगे, यहाँ तो थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ये बोला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेक्स द अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू वेरियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड एप्लीकेंट बिकम्स ए शेयर होल्डर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू हिम। सीधी सी बात है, जैसे ही अलॉटमेंट हो जाएगा
तो वो एप्लीकेंट अब क्या कहलाएगा, मेंबर यानी शेयर होल्डर कहलाएगा। अब देखिए कुछ आपको प्रोविजंस दे रखे हैं जिसमें से ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है आपका पॉइंट, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है पब्लिक कंपनी कैन अलॉट द शेयर्स आफ्टर फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रोविजन। ये बोल रहा है आफ्टर फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रोविजन, इन प्रोविजंस को फॉलो करने के बाद कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है। अब देखिए इसमें आप पढ़ के देखना, तो ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 का पार्ट ये दे रखा है पूरा का पूरा, फिर सेबी की गाइडलाइंस भी दे रखी है। तो एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये दे रखा है और सेबी की गाइडलाइंस भी दे रखी है। तो जनरली यहाँ पे क्या बोल रखा है, नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for the amount so stated has been paid to and received by the company by check or other instrument। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने जो भी पब्लिक को ऑफर किया था सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे रिलेटेड सिक्योरिटीज़, मतलब जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स बोल सकते हो इशू किए गए हैं, उसका अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि जैसे शेयर इशू करते हैं वैसे डिबेंचर तो बोल रहा है कोई भी सिक्योरिटी जो कंपनी ने पब्लिक में ऑफर की थी सब्सक्रिप्शन के लिए, उसको कंपनी क्या कर रही है, अलॉट कर रही है। तो बोले तब तक अलॉट नहीं करेगी अनलेस, जब तक कि अमाउंट जो प्रोस्पेक्टस में मिनिमम बताया गया है। कंपनीज एक्ट ने क्या बोल रखा है कि आपने अगर अपने प्रोस्पेक्टस में मिनिमम अमाउंट बता रखा है कि इतना मिनिमम अमाउंट हमें मिल जाना चाहिए, तब जाके ही हम अलॉटमेंट करेंगे, वरना हम वापस से क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। सीधी सी बात है, जो भी अमाउंट मिला तो मिनिमम अमाउंट मिल जाना चाहिए, तब जाके ही अलॉटमेंट स्टार्ट होगा, वरना अलॉटमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा और रिफंड का प्रोसेस चालू हो जाएगा। यानी जो भी पब्लिक से अमाउंट मिला है वो लौटा दिया जाएगा। ये बोल रहा है एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैज़ बीन पेड टू एंड रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक। देखिए जो वो 5% जो जनरली बोल रखा था ना कंपनीज एक्ट के हिसाब से, जो ऊपर आपने देखा था ये वाला 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, तो ये बोल रहा है कि ये अमाउंट जो एप्लीकेशन से रिलेटेड है, एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड है, मिनिमम जो बोल रखा है, तो ये भी जनरली क्या है, जैसे मैंने बोला कि 100 का 5% कितना हो गया, 5 रुपीज़। तो आपको पता है कि मिनिमम 5 रुपीज़ बोल रहा है। आपने तो एप्लीकेशन कितने भी इशू करी थी, 20 रुपीज़ के हिसाब से इशू की थी, 25 की थी, तो कंपनी एक्ट में बोल दिया, कंपनी एक्ट के हिसाब से आपने क्या कर दिया, 20 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर पहली एप्लीकेशन की किस्त रख दी, इंस्टॉलमेंट रख दी, तो पब्लिक की वैसे ही आ गई। तो ये बोल रहा है कि ये आ जानी चाहिए, नहीं तो सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट ये बोल रहा है नहीं होगा। तो ये बोल रहा है आ जानी चाहिए, वरना सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर सिक्योरिटी का अलॉटमेंट नहीं होता तो रिफंड का प्रोसेस हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए, अगर एक्ट के हिसाब से अगर आपको पता है कि पहले से डिफाइन किया गया है, लेकिन सेबी की गाइडलाइंस भी है, अगर सेबी की गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है तो आप ये फॉलो कर लोगे। इसमें क्या बोल रहा है, एज़ पर सेबी गाइडलाइंस, तो ये तो फॉलो करनी पड़ेगी। ए कंपनी कैन नॉट अलॉट द शेयर्स अंटिल इट रिसीव एटलीस्ट 90% सब्सक्रिप्शन ऑफ द होल ऑफ द इशू। ये बोल रहा है कि अगर सारे इशू का वो 90% सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में रिसीव नहीं कर लेता, सारे इशू का अगर वो 90% सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में रिसीव नहीं कर लेता, तो वो शेयर अलॉट नहीं कर सकता। ये सेबी की गाइडलाइंस बोल दी, ठीक। अब यहाँ पे बोल दिया कि ये जो सारा पार्ट है ये मिनिमम 30 डेज तक खुला रहेगा। यहाँ पे यही बोल रखा है पीरियड टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सेक्शन 39 सबसेक्शन 3 है। इसमें बोल रहा है कि जब प्रोस्पेक्टस इशू किया था या जो भी पीरियड आपने डिफाइन किया गया है सेबी के अकॉर्डिंग, जो भी पीरियड स्पेसिफाइड किया गया है, पर जनरली तो क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करा। अब देखिए 30 दिन तक आपने वेट कर दिया। अगर जनरली आपको 30 दिन में वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिलता तो आपको सारा का सारा रिफंड करना पड़ेगा। अगर आप रिफंड नहीं करते, देखिए आपने 30 दिन तक वेट करा, तो कंपनीज एक्ट में बोल रखा है अगर आपने, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 30 दिन तक आपने क्या करा, वेट करा और मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिल पाया जो ऊपर आपने देखा था, ठीक है, कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला पार्ट है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपके प्रोस्पेक्टस में दे रखा होगा। अगर वो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो आप क्या करोगे, वापस से रिफंड प्रोसेस चालू कर दोगे। अब वो क्या करना है आपको, 15 डेज़ में बोल रखा है कंपनीज एक्ट में, याद रखना कंपनीज एक्ट में 15 डेज़ और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 30 डेज़, 30 + 30 60, और अगर वैसे बोलेंगे तो 30 + 15 45। एक्ट के हिसाब से कितना है, 30 डेज तक तो तुम रुके, ठीक है, और सेबी की गाइडलाइंस में भी क्या हुआ, 30 डेज तक तुम रुके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 15 डेज़ में तुम्हें कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या करना है, वापस से लौटा देना है। अगर नहीं लौटाते तो 15% इंटरेस्ट लग जाता है पर एनम। अब ये मैंने 15 डेज़ और वो 15% इंटरेस्ट नहीं डाला यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है तो याद रख लेना कि 15 डेज़ और उसके बाद क्या आएगा, 15% इंटरेस्ट लग जाएगा कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने अमाउंट रोक के रखा है लेकिन अभी तक रिफंड लौटाया नहीं है, ठीक।
फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखिए 30 डेज़ का सेबी के हिसाब से भी दे रखा है कि मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिला, जनरली ये बोल रहा है कि जैसे 90% सब्सक्रिप्शन, तो ये नहीं मिला तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अब लौटाना कितने दिन में पड़ेगा, 30 डेज़ में। अब वो कंपनीज एक्ट में तो 15 डेज़ है, लेकिन सेबी के हिसाब से क्या हो गया, 30 डेज़ मिल गया आपको आराम से, ठीक है। और 30 डेज़ जैसे गुजर जाते हैं और आप तब भी रिफंड नहीं कर पाते हो, तो फिर तो भैया 15% इंटरेस्ट इस पर भी लगेगा पर एनम के हिसाब से। पर वो दे नहीं रखा तो आपको बस यही कंसिडर करना है। फिर आपको ये भी बोल दिया कि सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 के हिसाब से जो भी मनी रिसीव होगा एप्लीकेशन पे, जो भी पब्लिक से मिला सब्सक्रिप्शन के लिए सिक्योरिटीज़ पे, उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल्ड बैंक में डालना चाहिए, ठीक। जो भी अमाउंट मिला जब तक अलॉट नहीं करोगे, सीधी सी बात है, तो उसको किस में डाल रहे हैं, एक शेड्यूल्ड बैंक में, सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। पीरियड टू रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये मैंने बता ही दिया। ये बोल रहा है इफ़ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज़ नॉट बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और सच अदर पीरियड एस मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इशू, द अमाउंट रिसीव्ड शैल बी रिटर्न विद इन सच टाइम। तो सच टाइम कौन सा है जो मैंने एक्ट के हिसाब से बोला, 15 दिन के अंदर, क्योंकि 30 दिन तक आपको मिनिमम अमाउंट नहीं मिला तो उसके अगले 15 दिन के अंदर आपको अमाउंट लौटा देना है। अगर आप नहीं लौटा पा रहे तो 15वें दिन के बाद से, यानी अगले 16वें दिन से, या आप बोल सकते हो 46 डेज। क्यों, क्योंकि आप सोच लीजिए कि ये 30 डेज हो गए, फिर ये 15 डेज भी गुजर गए रिफंड के, आप पे ही नहीं कर पाए, अभी तक आपने पब्लिक को लौटाया नहीं है, तो यानी 46वें दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 15% पर एनम के हिसाब से डिलेड पीरियड के लिए, ठीक है। और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 30 + 30 60 डेज, यानी 61 डेज से, 61th डेज से चालू हो जाएगा, ठीक, इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये बोल रहा है कि जो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश बोलते हैं ना, जैसे एसेट्स एक तरीके से आपने खरीदी और उसके बदले में शेयर इशू कर दिए, जो भी फर्नीचर मशीनरी खरीदी, तो जनरली वो पार्ट नहीं लिया जाएगा, जो आपने पब्लिक में एक तरीके से इशू किए गए हैं वही पार्ट लिया जाएगा, मतलब कैश वाला पार्ट ही लिया जाएगा जब भी हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आपको बोल रहा है बिफोर इशू ऑफ शेयर टू द पब्लिक ए कंपनी हैज़ टू अप्लाई टू वन और मोर स्टॉक एक्सचेंज टू गेट परमिशन टू ट्रेड इट्स शेयर। वही लिस्टेड होने के लिए एक तरीके से मार्केट में पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, सॉरी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। नेम ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज विल बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस वेयर सच एप्लीकेशन इज फाइल्ड। डिस्पैच ऑफ द अलॉटमेंट लेटर, अब देखिए ये 4th पॉइंट है और इसके अंदर ही यहाँ पे जो 5th और 6th है ना, इसके अंदर ही आप ले सकते थे, ए और बी करके ले सकते थे, तो वही पार्ट आपका हो जाता, कोई अलग नहीं होता। तो टोटल प्रोसेस आपके 5 बनते, मेरे कितने बने, टोटल 7 बने, क्योंकि मैंने 5 और 6 अलग अलग ले लिया। तो देखिए बोला लेटर ऑफ अलॉटमेंट आर सेंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी टू दोज एप्लीकेंट जिनको शेयर अलॉट किए गए। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड आर मेंशन्ड इन अलॉटमेंट लेटर and is demanded to be paid a certain allotment amount on each share if the whole amount is not demanded with application। अगर एप्लीकेशन के साथ सारा अमाउंट नहीं मांगा गया तो यहाँ अलॉटमेंट की मनी मांग ली जाएगी, ये बोल रहा है अप टू ए स्पेसिफिक डेट, कि आपको एक पर्टिकुलर 15 दिन दे दिए, जो भी। देखिए अब मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं है अंदाज़ा, तो यहाँ पे आता भी नहीं है, फिर भी मेरा जितना था कि आपको बताना और इसमें पॉइंट दे रखे तो मैंने बता दिए। वैसे आपका आ गया तो वो मिनिमम इशू का पार्ट आ जाएगा, वो 5%, 25%, 90% और ये 30 डेज का पार्ट याद रख लेना, ठीक है। एप्लीकेंट टू हुम नो शेयर्स आर अलॉटेड, यानी वही रिफंड कर देंगे, आर इशूड लेटर ऑफ रिग्रेट टुगेदर विद द रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। एक लेटर देंगे कि रिग्रेट का, कि हम आपको इशू नहीं कर पाए क्योंकि वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे थे, या मान के चलो ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट आ गया और इनके शेयर इतने सफिशिएंट नहीं थे, कम शेयर थे एक तरीके से मांगे गए, उन क्लासेस में ये नहीं आ रहे थे तो उनको लौटा दिया। फिर 5वां क्या बोल रहा है, फिलिंग अलॉटमेंट रिटर्न टू रजिस्ट्रार, यही बोल रहा है। तो अगर आपने ये 4th वाले पार्ट में देखा तो क्या है, डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर दे रखा आपको, और यहाँ पे क्या दे रखा है, फिलिंग अलॉटमेंट रिटर्न टू रजिस्ट्रार। वो मैंने अभी गलत बोल दिया, 3rd वाला पॉइंट है ना जो आपका, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके अंदर 4th और 5th आप ले सकते हो, डिस्पैच ऑफ अलॉटमेंट लेटर और फिलिंग अलॉटमेंट रिटर्न टू रजिस्ट्रार, ये बोल रहा था मैं। और ये आपका अलग से प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको देखो सीक्वेंस से देखना है, कुछ भी आप देख लीजिए, आपके ऊपर है, पर ढंग से देखना क्योंकि आपके काम जरूर आ सकता है कभी ना कभी, वैसे तो एग्जाम में अभी तक नहीं आया। फिलिंग अलॉटमेंट रिटर्न टू रजिस्ट्रार, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रार को हम रिटर्न जो भी अलॉटमेंट की गई है, जो भी अलॉटमेंट लेटर सेंड किए, तो पर्टिकुलर पर्सन के नेम, कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, वो सारा पार्ट किधर करेंगे, रिटर्न रजिस्ट्रार को देंगे। तो बोल रहा है व्हेन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज ओवर
द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट और एक्सटेंडेड डेट बाय द रजिस्ट्रार। तो थोड़ा सा हमें टाइम और दे सकता है अगर हम रजिस्ट्रार को बोलेंगे। ए डिक्लेरेशन इज गिवन अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट रिटर्न बाय कंपनी सेक्रेटरी और ए डायरेक्टर दैट ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ वर फॉलोड बाय द कंपनी इन दिस कनेक्शन। वही सीधी सी बात है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी कराया गया है, पर्टिकुलर जो भी अलॉटमेंट लेटर प्रोवाइड किया गया है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने मेंशन किए गए थे और जो भी अमाउंट डिमांड थी वो सारा का सारा पार्ट हमने कर लिया गया है। तो वो अलॉटमेंट रिटर्न एक तरीके से रजिस्ट्रार को दे देंगे। फिर उसके बाद देखिए रजिस्ट्रार एक तरीके से क्या कर देगा, सेव कर देगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है देखो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी क्या करेगी, इशू कर देगी पब्लिक को। शेयर सर्टिफिकेट इज ए बेसिक एविडेंस ऑफ टाइटल ऑफ ए मेंबर ऑन शेयर स्पेसिफाइड इन इट। According to Section 46, Subsection 1 of Companies Act 2013, a certificate issued under the common seal of the company specifying the shares held by any person shall be prima facie evidence of the title of the person to such share। ठीक, तो उस पर्टिकुलर शेयर का जो पर्सन के पास अधिकार है उसका प्रत्यक्ष अधिकार जो बताएगा वो क्या बताएगा, शेयर सर्टिफिकेट। प्राइमा फेसी मतलब एक तरीके से क्या हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण बताएगा कि वही पर्टिकुलर पर्सन क्या है, उस शेयर्स को शेयर्स को उसने क्या करा है, परचेज किया हुआ है या बाय किया हुआ है, एक तरीके से ये बोलेंगे, और उसी को अलॉट किए गए। इन केस ऑफ जॉइंट ओनर, अगर कोई जॉइंट ओनर होता है, डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द ओनर नेम्ड फर्स्ट इज डीम्ड टू डिलीवर टू ऑल ओनर्स। तो ये मान के चलिए कि देखिए अगर 4 एक तरीके से जॉइंट ओनर है, तो अगर ओनर का नेम फर्स्ट जो दे रखा है सर्टिफिकेट में उसको अगर डिलीवर कर दिया गया, या डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द ओनर नेम्ड फर्स्ट, अच्छा तो बोल रहा है कि जिसका पहला नाम दे रखा है अगर उसको डिलीवरी कर दी गई तो इसका मतलब बाकी सारे ओनर्स को भी डिलीवर मान लिया जाएगा। ये बोल रहा है कि अगर फर्स्ट ओनर को डिलीवर कर दिया गया है जिसका नाम दे रखा है सबसे ऊपर, तो बाकी सारे ओनर्स को भी डिलीवर कर दिया जाएगा, ये माना जाएगा कि डिलीवर कर दिया गया है। और 7th में आपका बोल रहा है कॉल ऑन शेयर्स। ये तो नॉर्मल यही कि देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गई तो बाकी कॉल्स क्या करोगे, जैसे ही ड्यू डेट आएगी उस पर्टिकुलर डेट तक क्या कर दी जाएगी, मांग ली जाएगी। तो बोल रहा है आफ्टर द अमाउंट कॉल्ड विथ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट द बैलेंस ऑफ अमाउंट पेबल ऑन शेयर इफ एनी द कंपनी कॉल्स दिस अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टेटमेंट दे रखा है, ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ईच ऑफ सच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड कॉल्स ऑन शेयर। कॉल्स ऑन शेयर्स आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इफ ए कंपनी हैज़ नॉट its article of associations or rule are not laid down in it, in that case the company adopt table F of the Company Act 2013 which are as follows। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखे कॉल से रिलेटेड, तो नीचे आपको ये प्रोविज़न दे रखें, ये फॉलो करने पड़ेंगे। अब देखिए टेबल F जनरली आपने देखी होगी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का पार्ट आता है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का पार्ट आता है, ये देखते हो। लेकिन इसके अलावा ये भी प्रोविज़न दे रखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पर्टिकुलर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, देयर शेल बी ए गैप ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव कॉल्स। तो वही गैप होना चाहिए। आपको पता है कि अगर आप फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की बात कर रहे हो तो उसके बीच में बोल रहा है कि 1 month का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। तो 1 month से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट बोल दिया तो मिनिमम 1 month का गैप होना चाहिए। द अमाउंट कॉल्ड ऑन ए कॉल शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। तो वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, मिनिमम। यहाँ पे बोल रहा है कि शैल नॉट एक्सीड, क्योंकि वो तो मिनिमम था, उससे ज़्यादा रहेगा जब आप पहले वाले केसेस में देख रहे थे 5%, 25%। लेकिन जनरली यहाँ पे क्या बोल रहा है, शैल नॉट एक्सीड, तो 25% से ज़्यादा नहीं होगा। वहाँ पे हम मिनिमम बोल रहे थे तो उससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे क्या बोल दिया, शैल नॉट एक्सीड। जो अमाउंट मांगा गया है वो नॉमिनल वैल्यू के 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो भी कॉल पे मांगा गया, ठीक है। शेयर होल्डर शैल बी इन्फॉर्म एटलीस्ट 14 days बिफोर द लास्ट डे ऑफ कॉल टू पे द अमाउंट। तो ये बोल रहा है कि जो भी लास्ट डेट है कॉल की, लास्ट ड्यू डेट है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जिसकी भी बोल रहा है, उससे 14 दिन पहले यानी 14 days पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। फिर कैटेगरी की बात कर रहा है, जैसे आपको बताया कि शेयर्स की कैटेगरी होती है A B C D जैसे भी है, उसमें जो कॉल का अमाउंट होना चाहिए वो इक्वली होना चाहिए। अमाउंट ऑफ कॉल ऑन ऑल शेयर्स ऑफ ए कैटेगरी शुड बी इक्वल। जैसे हमने बोल दिया ना कि 10 रुपीज़ की पार्ट में अगर 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल है तो 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ 2 रुपीज़ हर कैटेगरी में सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रहती है। अगर आपने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले पार्ट में भी करे हुए होंगे स्कूल में, तो आपको बताया कि A कैटेगरी होती है, B कैटेगरी होती है, तो आपको बताया कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट जो भी आप देखते थे वो इक्वल अमाउंट ही होता था, ये नहीं कि चेंज हो जाता था। देखिए शेयर्स मल्टीप्लाई करने से चेंज होता था, लेकिन वो 2 रुपीज़ पर शेयर थी तो 2 रुपीज़ पर शेयर A कैटेगरी के लिए भी वही थी और B के लिए भी
वही थी और सी के लिए भी वही थी, ये बोल रहा है। फिर आपको बोल रहा है कि अगर कोई शेयर होल्डर वही अपना अलॉटमेंट का अमाउंट या कॉल्स का जो भी अमाउंट है ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाता, तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस एरियर पे, कॉल्स इन एरियर पे। कब से, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। जब तक शेयर होल्डर से एक्चुअल अमाउंट नहीं मिल जाता उस डेट तक का क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और आपको मैंने क्या बताया, मिलता कम है और कंपनी देती ज़्यादा है, तो मिलेगा कितना, 10% पर एनम के हिसाब से, टेबल एफ। अब देखिए, अगर नॉर्मल मान के चल लीजिए कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ नहीं अडॉप्ट कर रखी, आर्टिकल्स में दे रखा है, तो आर्टिकल्स में अगर दे रखा है 4%, 5%, 8%, तो जनरली कंपनी चार्ज करेगी। ठीक है, ये मैक्सिमम रेट होती है जो कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग होती है, अगर आर्टिकल्स में रेटें नहीं दी हुई होती है। वैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे कितनी होती है, ये कब होता है, जब आपको पता है कि अभी तक अमाउंट कंपनी ने मांगा नहीं है लेकिन कंपनी को पब्लिक से एडवांस अमाउंट मिल गया, जैसे अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल मिल गई यानी फ्यूचर कॉल्स मिल गई। ठीक, तो उसे हम बोलते हैं अनकॉल्ड अमाउंट। अगर कंपनी को अलॉटमेंट या कॉल मनी के साथ मिल गया, कॉल मनी के साथ कैसे, फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल मिल गई, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मिल गई, तो उसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। If it is specified in articles of association of the company and the board of director find suitable, they can accept the amount of calls in advance। वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है जनरली, ठीक है, और इस नहीं सॉरी ये इसी की बात कर रहा है कि कॉल्स इन एडवांस जनरली जब भी एडवांस पैसा मिल जाता है तो वो कंपनी क्या करेगी, कब एक्सेप्ट करेगी, जब आर्टिकल्स में दे रखा होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर सूटेबल लग रहा है तो पहले से एडवांस ले सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट भी आर्टिकल में तय है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेबल एफ अपनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 12% पर एनम मे बी अलाउड ऑन दिस अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द पीरियड ऑफ एडवांस। अब देखिए क्या है एडवांस का पीरियड, वो तो आपको एंट्रीज में पता चल जाएगा, मैंने फॉर्मेट में कवर कर रखा है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि अगर जब आपने अलॉटमेंट मांगी जिस डेट को, अगर आपको पता है कि फर्स्ट कॉल आ गई तो उस डेट से लेके आपको पता है कि इंटरेस्ट का पार्ट देना पड़ेगा। आपने अलॉटमेंट मांगी, ठीक है, ड्यू डेट है और आपको पता है रिसिप्ट डेट मान के चलो कि 15 दिन के बाद की है, 15 दिन में पैसा आ जाना चाहिए। तो 15 दिन में जो आपका रिसिप्ट का यानी जो ड्यू डेट है लास्ट की, वो 15 दिन के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। तो 15 डेज लास्ट है, वहाँ से आपको पता है कि जो भी एडवांस आपको मिल चुका है उस दिन से आप इंटरेस्ट का पार्ट चालू करोगे। और कब तक, जो अगली कॉल यानी जैसे फर्स्ट कॉल आपको एडवांस मिल गई थी तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है। अब ये तो आपको क्या है एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा, तो शायद क्या पता अगले वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल भी कवर करा दूँ। ठीक, अब इशू ऑफ शेयर की बात कर रहा है। अब देखिए इतने टिपिकल पार्ट नहीं है, अब आपका सिंपल पार्ट है जो कि आपने पहले भी पढ़े हुए। एंट्रीज है, फटाफट करेंगे। इससे रिलेटेड छोटी छोटी एंट्रीज मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। ये बोल रहा है कंपनी कैन इशू इट शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और फॉर कैश। बस ये याद रखना कि इसमें दो पार्ट रहेंगे एक तरीके से, एक तो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एक दे रखा है फॉर कैश। अब देखिए फॉर कैश की जब बात करते हैं ना तो इसमें एक लमसम आ जाता है और एक इंस्टॉलमेंट आ जाता है, ये पार्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो बोलता है वो क्या होता है कि जब भी वेंडर यानी सेलर से हमने क्या करा, उसका कोई बिजनेस खरीद लिया, ये मान के चलो जो भी वेंडर है, तो उस पर एसेट्स भी आएगी, लाइबिलिटीज़ भी आएगी। क्या पता कोई वेंडर है जिससे हमने मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब हम टू वेंडर कर रहे हैं तो टू वेंडर की जगह डायरेक्ट हम टू शेयर कैपिटल भी कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो आपने पहले मशीनरी टू वेंडर किया, फिर आप वेंडर को क्या दे रहे हो, शेयर दे रहे हो। अब वो शेयर आप क्या कर सकते हो दो तरीके से, एक तो पार और एक सिक्योरिटी प्रीमियम पे। वो नीचे एंट्रीज के फॉर्म में दे रखा है, तो एक बार ये पढ़ लेना। ये बोल रहा है मैंने कंपनी इशूज इट शेयर्स एज कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिजनेस एसेट और सर्विस। जब भी कंपनी क्या करती है, किसी का बिजनेस खरीदती है, एसेट खरीदती है, सर्विस खरीदती है और उनको कैश के बदले में क्या करती है, शेयर इशू कर देती है, तो उसे क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दूसरा बोल रखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश व्हेन ए कंपनी रिसीव अमाउंट इन चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इन अदर फॉर्म, जो कि ऊपर आपने पब्लिक कंपनी से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोसेस देखा। अगेंस्ट इशू ऑफ शेयर देन इट इज़ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। इसमें दो पार्ट आता है, एक तो लमसम। देखिए लमसम की एंट्री आपको पता है कि इसमें कोई इंस्टॉलमेंट का पार्ट नहीं रहेगा, इसमें सिंगल इंस्टॉलमेंट में सारा पार्ट हो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन के टाइम ही जो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करते हो ना, वो करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर मैंने 1 लाख शेयर इशू करे 10 रुपीज़ वाले, तो 10 लाख रुपीज़ मुझे आने थे पब्लिक से, और पब्लिक ने पूरे के लिए सब्सक्राइब कर दिया और मैंने कोई भी इंस्टॉलमेंट का पार्ट नहीं था, सारा का सारा लमसम था। मैंने क्या बोला था, सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जब मैं इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ तो उस केस में क्या होता है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर वो ट्रांसफर होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर अलॉटमेंट ड्यू करता हूँ, अलॉटमेंट टू कैपिटल, ठीक है, फिर बैंक टू अलॉटमेंट करता हूँ। फिर आपको पता है कि कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट आता है,
तो जो मैंने अलॉटमेंट टू कैपिटल का पार्ट करा, फिर बैंक टू अलॉटमेंट करा, तो उसमें एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। जैसे आपको पता है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, या सॉरी एप्लीकेशन में ही आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल के साथ टू अलॉटमेंट टू बैंक, ये सारा पार्ट आपको करना पड़ता है साथ में, यानी एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ता है जो कि एप्लीकेशन के साथ हो जाता है। तो वो तो ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर आप बोलोगे तो वो एंट्रीज में पर्टिकुलर में करा दूंगा। वैसे तो मैंने आपको बताया कि वाइट बोर्ड वाली जो वीडियोज़ है उसमें मैंने आपको फेस टू फेस वाले पार्ट में 1 या 2 क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या केस बोल रहा हूँ। व्हेन अमाउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज पेबल एट डिफरेंट स्टेजेस सच एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या वन और मोर कॉल, वही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो सकती है, कि आपको पता है कि अगर 4 है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ऐसे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है पब्लिक कंपनी में इशू शेयर्स ऑन आइदर ऑफ द फॉलोइंग टर्म, पार पे, प्रीमियम पे। पार का मतलब क्या है, वही फेस वैल्यू या जो नॉमिनल वैल्यू बोल रहा है उसी पे इशू कर रहे हो, उसे बोलते हैं पार। अगर कंपनी ने 10 रुपीज़ के शेयर इशू करे तो इसका मतलब क्या, और पार पे इशू करे तो इसका मतलब कंपनी को 10 रुपीज़ ही मिलेंगे। अगर प्रीमियम का पार्ट बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हायर प्राइस पे इशू कर रही है कंपनी की, एक तरीके से वैल्यू अच्छी है, तो कंपनी को पता है कि अगर वो 10 वाले 10% प्रीमियम पे 20% प्रीमियम पे करेगी तो मतलब 12 रुपीज़ मिलेंगे, 10% पे करेगी तो 11 रुपीज़ मिलेंगे। तो सारे पब्लिक खरीदने के लिए तैयार है, उसको पता है, तो वो प्रीमियम पे इशू कर सकती है, मतलब फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इशू कर सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम पे। ये नॉर्मल पार्ट है। और देखिए आपको बोल रहा है कि पास्ट में कंपनी क्या कर सकती थी, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती थी, लेकिन नाउ एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ए कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। मैंने आपको बोला था ना, जो कि किसके केस में, स्वैट इक्विटी शेयर के केस में, जो कि आप बोल सकते हो किसको दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं, शायद ऐसे ही है, एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को, जिसमें हम बोल सकते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, उनके पास कोई नॉलेज है, टेक्निकल नो हाउ है, जिससे आपकी कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो कंपनी क्या करेगी, उनको, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है। ठीक है, डायरेक्टर का ध्यान नहीं है पर एम्प्लॉय से रिलेटेड है और ऑफिसर्स ये बोलता है, तो आप एक बार स्वैट इक्विटी शेयर का गूगल पे सर्च करके देखना, तो आपको पता चल जाएंगे पॉइंट यहाँ पे। नहीं तो वैसे भी मैं क्या करूँगा, देखिए अगली वीडियो में मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको बोनस शेयर का, स्वैट का, राइट का, ये सारा पार्ट बताना चाहिए। तो जैसे ही फॉरफीचर का और रीइशू का पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसी पार्ट के साथ एक एक पर्टिकुलर पेज में आपको सारे पार्ट कवर करके बता दूंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर दे रखी है, इसमें क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो अभी जो आपने ऊपर पढ़ा उससे रिलेटेड ही जर्नल एंट्री दे रखी है। तो अगर आप बिजनेस, असेट या सर्विस खरीदते हो अदर देन कैश, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके बदले में जो शेयर दे रहे हो पेमेंट कैश में नहीं कर रहे। तो ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और असेट, तो इंडिविजुअल असेट, या आप ऐसे भी कर सकते हो एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस खरीद रहे हो तो याद रखना एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, याद रखना। यहाँ पे एंट्री नहीं दे रखी फॉर्मेट में, लेकिन याद रखना क्या है, अगर बिजनेस खरीद रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। फिर वेंडर को आपने क्या दिया, वेंडर मतलब कौन हो गया, सेलर, जिससे हम उससे उसका क्या कर रहे हैं, बिजनेस खरीद रहे हैं, उसकी एसेट खरीद रहे हैं। फिर वेंडर को शेयर दे देंगे, पार पे देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे देंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखिए क्वेश्चन करा लेना चाहिए था साथ में, लेकिन क्या है, मुझे लगा कि पहले फॉर्मेट से रिलेटेड सारी एंट्रीज एक साथ बता देता हूँ, फिर क्योंकि आपने ये पढ़ा भी हुआ है तो आपको जनरली वैसे भी ध्यान आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल तो अभी भी बन सकता है नॉर्मल, देखिए नॉर्मल एग्जाम्पल तो वैसे भी बन सकता है, बनने में क्या है, आपको पता है कि अगर मैं बोलूँगा 22 लाख के हिसाब से मशीन की वैल्यू थी, ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट आपको दे दिया, 22 लाख के हिसाब से मशीन की वैल्यू थी, आपको वेंडर को पे करना है। अब अगर पार की बात करोगे तो उस केस में आपने क्या बोल दिया, 2,20,000 के शेयर जो कि 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के थे दे दिए, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 22 लाख। और अगर मैं बोलूँगा वही प्रीमियम पे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, शेयर्स की वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, या मैं ऐसे बोल दूंगा कि 22 लाख में से 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो बाकी जो 20 लाख है वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, ये आ जाएगा। ठीक, या ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वेंडर को मैंने 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू वाले शेयर क्या करे 10% प्रीमियम पे दे दिए, तो देखिए अभी क्या भी बन गया, क्योंकि आपको पता है कि 10 रुपीज़ वाले 10% प्रीमियम पे मतलब क्या हो गया, 10 + 1, ठीक है, यही हो गया, तो 11 रुपीज़। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है, परचेज कंसिडरेशन ऑब्लिक अमाउंट पेबल कितना है 22 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस ऑफ शेयर। तो अगर पार की बात करते तो 10 रुपीज़ ही था,
तो तब आपको पता है कि 2,20,000 शेयर्स ही आते। लेकिन अब देखिए अगर आप 11 करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रीमियम पे है, ठीक, तो उस केस में क्या आएगा, डिवाइड करके देख लेना, जो है 22 लाख है, यह आ जाएगा 2 लाख। तो पहले जो 2,20,000 शेयर आ रहे थे, अब वो 2 लाख शेयर आ रहे हैं। 2 लाख शेयर के हिसाब से हमेशा याद रखना, लोगों को कन्फ्यूजन बस यही होता है, लोगों को दिमाग नहीं लगाते कि भैया कैपिटल ये हमेशा फेस वैल्यू को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू आएगी, चाहे आप लमसम की बात करो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट की बात करो। चाहे आप इंस्टॉलमेंट में भी देखते हो ना, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में आपको बताया कि 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट थी पिछली वीडियो में, तो 2 रुपये फेस वैल्यू थी और 3 रुपये क्या था, प्रीमियम था। तो हमें पता है कि कैपिटल में यही जाता और सिक्योरिटी प्रीमियम में ये जाता, अगर मैं एंट्री करके बताता। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोलूँगा कि 10 रुपीज़ वाले 10% प्रीमियम पे, तो ये 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के हिसाब से है। तो अगर आप देखोगे कि आपका जो निकला है नंबर ऑफ शेयर वो 2 लाख ही निकला है, तो अगर आप यहाँ पे 22 लाख लिखोगे, जो कि वेंडर को देना ही है, वेंडर से वेंडर ख़त्म हो जाता है, याद रखना, वेंडर कभी भी बचता नहीं है कि आप वेंडर का अमाउंट बचा दो। तो जब मशीन टू वेंडर करोगे तो वेंडर को उतने से ही क्या कर दो, जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दो, ये याद रखना हमेशा। और 2 लाख इंटू जैसे 10 करोगे तो देखिए 20 लाख आएगा यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे 2 लाख इंटू 1 करोगे, क्योंकि 1 रुपीज़ के हिसाब से है और 2 लाख शेयर है, तो यहाँ पे 2 लाख आएगा। 20 लाख प्लस 2 लाख क्या हो जाएगा, 22 लाख हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल आप खुद का कुछ भी बना सकते हो, सिंपल है, तो इतना आपको बता देना चाहिए। अब जैसे मेरे को भी पता नहीं था, लेकिन मैंने बना लिया और मैं बाद में भी कवर करके आपको दे दूंगा। ये एग्जाम में एक बार आ चुका है, इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर एज कंसिडरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय देम। तो जनरली जो प्रोमोटर्स होते हैं, जो कि हम बोल सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्या करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, आपको पता है कि सर्वे वर्वे जो भी पार्ट है, एडवर्टीजमेंट का पार्ट, ये सारा का सारा यही पर्टिकुलर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना, लीगल वीगल जो भी एक्सपेंसेस, या मैं बोल सकता हूँ लॉयर वॉयर के पास जाना, वो सारा पार्ट जो करते हैं ये प्रमोटर करते हैं। तो उन केस में क्या करते हैं, जो भी कंपनी इनको क्या करती है, शेयर दे देती है इनके एफर्ट के बदले में, जो भी उन्होंने सर्विस दी है। तो वो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में डाल सकते हो, या यहाँ पे बोल दिया गुडविल। तो देखिए इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, जिसमें आप बोल सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो, और गुडविल में भी डाल सकते हो। एग्जाम में आया था गुडविल का ऑप्शन, तो आपको गुडविल में डालना था। ठीक है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब दे रखा है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो ये जनरली सबको पता रहता है। लमसम का पार्ट है तो पता है क्या होता है, आपको पता है कि अब देखिए डिस्काउंट का पार्ट तो है नहीं शेयर से रिलेटेड। तो अगर आप शेयर पार पे या प्रीमियम से रिलेटेड केस होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर आपको पता है कि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो जो भी शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर आपको पता है कि वो प्रीमियम पे, जैसे 20% प्रीमियम, तो 10 का 20% 2 रुपीज़ होता है, तो 12 रुपीज़ हो जाएगा टोटल मिला के इशू प्राइस। तो कंपनी को कितने मिलेंगे, 12 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ शेयर, और ये बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगी, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी। तो ये तो हो गया लमसम का केस, पार का, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। लेकिन यही प्रीमियम का केस होता, तो जैसे अभी मैंने बोला कि 12 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे सारा पार्ट आ जाएगा। तो आप देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक तरीके से कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, तो नॉमिनल की तरह एक तरीके से ख़त्म हो गया। और जब आप शेयर कैपिटल का देखोगे तो ये एक तरीके से किसका है, ओनर का। तो ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल की तरह। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पार्ट देखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस में चले आएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो 10 रुपीज़ आएगा और यहाँ पे 2 रुपीज़ आएगा, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड है। वही नंबर ऑफ शेयर जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जितना आपको मिला है वो चाहे आप देख लेना, यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कोई कॉल इन एरियर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये लमसम का पार्ट है। तो एप्लीकेशन के टाइम में आपको सारा अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में सारा पार्ट आता है, एडवांस में भी कोई दे देता है, कॉल इन एरियर भी आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल अमाउंट रिसीव हुआ। फिर क्या होती है दूसरी एंट्री, ट्रांसफ़र किया। तो लॉजिक समझो, क्योंकि आपको पता है कि जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हो तो आप क्या करते हो, लोग रटते हैं वहाँ पे 12th में क्या बोलते हैं कि 2 एंट्री सीधी और बाकी 6 एंट्री रिवर्स, ऐसे बोलते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर बोलते हैं अलॉटमेंट मांगेंगे, तो अलॉटमेंट मांगते ये नहीं बोलते, वो बोलते हैं रिवर्स, सर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से 8 एंट्री रट लेते हैं। फिर बोलते हैं सर जब फॉरफीचर की आएगी या री इशू की आएगी तब देखा जाएगा। अब हमारे राजस्थान बोर्ड में तो फॉरफीचर और री इशू का पार्ट ही हटा दिया गया, क्योंकि कुछ और कॉन्सेप्ट ले लिए गए हैं, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, ये सारे ले लिए गए हैं, जो कि मैं बोल सकता हूँ कि CBSE बोर्ड में शायद नहीं है, शायद क्या है ही नहीं जनरली। तो इसलिए हमारे पार्ट में थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है।
फिर भी ये देखिए क्या बोल रहा है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र किया। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन देखिए ये जनरली कौन सा पार्ट है आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन या फुल सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करता है तो ये बोल रहा है एंट्री विल बी पास विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी पेबल ऑन नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड इन अदर केस इट विल बी पास विद द एक्चुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर आपको एक्चुअल एप्लीकेशन मनी मिल जाता है तो उससे रिलेट करोगे कब, अदर केसेस में। अदर का मतलब क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर की जब भी बात करता है तो मान के चलो अगर आपने 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, और एप्लीकेशन कितने की है, एग्जाम्पल समझ लो 3 रुपीज़ के हिसाब से, और क्या। अब आपको पता है कि 1 लाख शेयर के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ आते, लेकिन एप्लीकेशन कितनी की आ गई, 1,20,000 की। तो 1,20,000 इंटू 360। तो आपने 360 कहाँ दिखाया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में, और यहाँ पे भी आपने कितना दिखाया, 360 दिखाया। लेकिन ये बोलना चाहता है कि अगर आप शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल करोगे तो देखो मैंने क्या बताया, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, और किसके हिसाब से, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जितने आप इशू करते हो, ये बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब पढ़ के देखिए, द एंट्री विल बी पास विद द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी पेबल और नंबर ऑफ शेयर इशूड, न कि आपको देखो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने हैं, 1 लाख, न कि जितने की एप्लीकेशन आई है, ठीक है। तो इशू कितने करेंगे, 1 लाख, तो हम क्या बोलेंगे एक तरीके से, और आई कितने की एप्लीकेशन है, 120, तो 20 वालों को रिजेक्ट कर देंगे, या हम बोल सकते हैं कि उनका पैसा आगे क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे, उस पर एडजस्ट कर देंगे। तो सपोज करो कि जो 3 लाख का पार्ट है, क्योंकि यहाँ 360 आएगा एप्लीकेशन में, तो 3 लाख का पार्ट यहाँ जाएगा, और 60,000 है वो क्या पता अलॉटमेंट से एडजस्ट कर देंगे। तो अगर अलॉटमेंट से एडजस्ट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट, यही होती है। तो इसका मतलब नेट एंट्री अगर बोलोगे तो क्या होगी, नॉर्मल एंट्री बोलोगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। अगर रिफंड का पार्ट है तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर कॉल्स में एडजस्ट कर रहे हो तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, ऐसे याद रखना है। तो ये बोल रहा है अगर अमाउंट ड्यू हो जाता है अलॉटमेंट पे और वो पार पे होता है तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ठीक। फिर आपको बोल दिया कि अगर प्रीमियम पे है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी नॉर्मल पार्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ में ना बोले तो जनरली जो प्रीमियम होता है वो किस पे होता है, अलॉटमेंट पे होता है, आपको ये भी पता है। अब देखिए मैंने जो अभी ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट आपको बताया था, यानी जो आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन किया, कितना 360, ये बताया था मैंने आपको 3,60,000, समझ गए। तो आपको पता है कि यहाँ भी कितना आया, 3,60,000 आया। फिर आपको पता है कि शेयर एप्लीकेशन 360 टू शेयर कैपिटल कितना 3 लाख, ये बोला, और टू शेयर अलॉटमेंट। तो अब एंट्री देखिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट कितने से, 60,000 से। तो अगर आप अलग अलग करोगे तो अलग अलग में क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 60 होगी, और जो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है वो होगी 3 लाख से। यानी जितने आपने इशू करे उतने ही अलॉट कर पाओगे, याद रखना हमेशा, जितने आपने इशू करे उतने ही आप अलॉट कर पाओगे। तो यहाँ 360 आएगा, यहाँ 3 लाख आएगा, और इसके नीचे जो अलॉटमेंट आएगी वो 60,000 का आ जाएगा। अलग अलग करनी है तो यहाँ 3 लाख, और इधर अलग एंट्री में क्या आ जाएगा, 60 का पार्ट आ जाएगा, ये रहा। लेकिन अगर आपको पता है कि मान के चलो सिर्फ 50 एडजस्ट हुए, क्योंकि 10,000 रुपीज़ के हिसाब से आपने किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिफंड कर दिया था, रिफंड कर दिया तो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगी। तो आप देख लेना, शेयर एप्लीकेशन में 360, शेयर कैपिटल में 3 लाख, अलॉटमेंट में 50 और बैंक में 10,000, ऐसे हो जाएंगे। और एप्लीकेशन से एप्लीकेशन का सारा पार्ट खत्म। तो याद रखना, एप्लीकेशन पे जब भी एडवांस का पार्ट आपका आ जाता है, आप बोलते हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, या तो उसको आगे एडजस्ट करते हो या रिफंड कर देते हो। अलॉटमेंट में कर रहे हो तो अलॉटमेंट, रिफंड कर रहे हो तो टू बैंक, कॉल्स इन एडवांस पे कर रहे हो तो टू कॉल्स इन एडवांस जनरली आ जाता है, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ख़त्म कब करोगे, जब पर्टिकुलर हमें अमाउंट रिसीव होगा। मान के चलो कॉल्स का अमाउंट रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ऐसे करेंगे, ठीक। अब देखिए बोल रहा है कि अलॉटमेंट मनी जब भी आपको रिसीव हो गई तो क्या करोगे, जब आपने शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी थी तो एंट्री क्या करी थी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, या प्रीमियम पे था तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और याद रखना, प्रीमियम कभी भी जो पार्ट आता है एंट्री का, वो कभी भी रिसिप्ट वाली एंट्री में नहीं आता। रिसिप्ट में तो जुड़ के आ जाता है अमाउंट, लेकिन जब मांगते हैं तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो रिजर्व एंड सरप्लस में आपका जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या यूज़ है वो अभी मैं नीचे कवर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए एंट्री उनको बता रहा हूँ जिनको थोड़ी सी क्या है, एंट्री में दिक्कत आती है, इसलिए। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का पार्ट आपका आ गया।
फिर आपने फर्स्ट कॉल मांगी तो देखिए शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब आपको पता है कि इस पे भी प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। और जब भी आपको फर्स्ट कॉल मिलेगी तो जैसे अभी आपको अलॉटमेंट मिली तो आपने बैंक टू शेयर अलॉटमेंट किया, वैसे क्या करोगे बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये भी याद रखना, जो कॉल्स इन एरियर का पार्ट होता है वो हमेशा किस पे आता है, बैंक वाली एंट्री में से कम होता है। अगर आप एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं 99% लोग क्या करते हैं एंट्री नहीं करते हैं कॉल्स इन एरियर की। तो वो क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लेस कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर फर्स्ट कॉल की कॉल्स इन एरियर है तो लेस कर देते हैं। ठीक है, जितना भी ड्यू अमाउंट होता है वो पूरे से पूरे का पूरा आता है कब, जब भी ड्यू वाली एंट्री होती है, चाहे अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, चाहे एप्लीकेशन की हो। जितना नहीं मिला वो बैंक वाली एंट्री में आता है। ठीक है, और ये मान के चल लो कि जितना मिल गया वो भी, यानी एडवांस में भी चाहे मिल गया, वो भी जनरली आप क्या करते हो बैंक वाली एंट्री में ही लेते हो। क्योंकि आप जब क्या करते हो मांगते हो, आपको थोड़ी पता है एडवांस मिलेगा। आप जब मांगते हो तो आपको थोड़ी पता है एडवांस मिलेगा, तो जनरली बैंक वाली एंट्री के साथ ही पता चलता है। तो देखिए बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, वैसे ड्यू हुई सेकंड कॉल तो शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड और फाइनल कॉल। सारा बता दिया मैंने। अब देखिए कॉल्स इन एडवांस आपको रिसिप्ट भी बोल रहा है ना, तो ये सारा पार्ट मुझे बताना पड़ेगा तब जाके आपको आएगा। तो देखिए अगर कॉल्स इन एडवांस का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो मैंने क्या बताया था, कॉल्स इन एडवांस एक तरीके से क्या है, आपकी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। आपको अलॉटमेंट के साथ ही क्या मिल गई, फर्स्ट कॉल, या फर्स्ट कॉल के साथ ही सेकंड कॉल, या अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मिल गई, तो इसका अलग से अकाउंट खुलता है। जैसे मैंने क्या बोला कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अलॉटमेंट पे जब आपने अमाउंट एडजस्ट किया था एप्लीकेशन का, तो आपने अलग से अकाउंट नहीं खोला, आपने क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। लेकिन अगर वो कॉल्स में जाता तो आप अलग से एक अकाउंट खोलते। वैसे जनरली बोल रहा है कि अगर अलॉटमेंट के साथ पता है कि फर्स्ट कॉल आ रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस कब करेंगे, अलॉटमेंट के साथ। तो क्या करेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। तो याद रखना किसी के साथ भी कर सकते हो, जैसे अलॉटमेंट के साथ मिल रही है तो अलॉटमेंट के साथ, मान लो फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल मिल रही है तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू कॉल्स इन एडवांस, ऐसा आएगा। जनरल एंट्री फॉर कॉल्स इन एडवांस कैन बी मेड अलॉन्ग विद बैंक एंट्री एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर कॉल मनी रिसीव्ड एज द केस मे बी। ठीक है, तो जैसे भी केस बनता है उसके हिसाब से करोगे। ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ अबव कॉल्स इन एडवांस, ये बोल रहा है कि एडजस्टमेंट के केस में क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाता है। और आप क्या करते हो, आप देखिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों होता है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा कि पैसा मिला तो वो तो कम ही मिलेगा ना। सपोज करो कि अलॉटमेंट पे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, तो जब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो मैं एंट्री क्या करूँगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, यही करूँगा। जब भी मुझे फर्स्ट कॉल मिलेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जितना मैंने मांगा उतने से फर्स्ट कॉल क्या था, डेबिट था, और उतने से ही वो क्रेडिट हुआ। उसमें से मुझे बैंक में कितना मिलेगा एडजस्ट करने के बाद, तो कितना एडजस्ट करूँगा, जितना कॉल्स इन एडवांस पहले एडवांस में मिल गया था। तो जितने मैंने करंट लायबिलिटी क्रिएट की थी वो मैं क्या करूँगा, जैसे ही वो डेट आएगी मैं डेबिट कर दूंगा। पर याद रखना इसको आप ड्यू डेट पे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ड्यू डेट पे कॉल्स मांगते हैं, तो जनरली आप कॉल्स इन एडवांस की एंट्री ड्यू डेट पे ही करते हो। पर नॉर्मली लोग क्या प्रेफर करते हैं, बैंक के साथ करना, तो वो बैंक के साथ क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। तो ये बोल रहा है एट द टाइम दिस कॉल मनी इज ड्यू, कॉल्स इन एडवांस इज डेबिटेड अलॉन्ग विद बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ दिस कॉल इज पेड बाय द अदर शेयर होल्डर्स। ठीक, दस द अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो मुझे लगता है शायद आपको मुझे इससे रिलेटेड एंट्री करवानी पड़ेगी तब जाके आपको आएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, आपको बताया कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या लाइबिलिटी है करंट, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब से देना पड़ेगा, आप ये याद रखो कि जब भी आपको एडवांस रिसिप्ट हुई है तब से लेकर, जो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए अलॉटमेंट की डेट थी कोई, ठीक, कुछ भी मान लीजिए 31 मई थी, इस डेट तक अलॉटमेंट मिल जानी चाहिए थी। और ये मान के चलो कि जो फर्स्ट कॉल की ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई, ठीक है। और इसका जो अमाउंट रिसिप्ट होता ना, ये ड्यू डेट है, या सॉरी मांगने की डेट है एक तरीके से मान लो, हाँ तो यही बोल दो डेट ऑफ कॉल ड्यू 31 जुलाई। और आपने 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन में पैसे मिल जाने चाहिए फर्स्ट कॉल के। अब एक शेयर होल्डर था जिसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल दे दी, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल दे दी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कब से देना पड़ेगा, 31 मई की डेट थी जिसमें आपको पता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट था। उस वक्त आपने अपनी लायबिलिटी क्या क्रिएट की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस किया था 31 मई को।
तो ये बोल रहा है देखिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस टू डेट ऑफ कॉल ड्यू एट द रेट। तो कॉल ड्यू कब हुई, फर्स्ट कॉल कब ड्यू हुई, जो आपने एडवांस एक तरीके से ले ली थी, तो वो कब ड्यू हुई फर्स्ट कॉल, आपने 31 जुलाई को करी। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 15 अगस्त को जनरली क्या है रिसिप्ट हो रही है, तो मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने क्या बोला कि इंटरेस्ट कब तक चार्ज होगा, डेट ऑफ कॉल ड्यू तक, मतलब 31 जुलाई तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी ये नहीं बोलेगी कि हम 15 अगस्त को दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने 31 जुलाई तक तो मांग ही लिया था। तो कंपनी अगर मांगने की एंट्री करती तो क्या करती, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, या अगर फाइनल कॉल होती तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। और जब भी पैसा मिलता तो क्या करती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन उसमें से कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप जनरली इसी डेट को करो, सही रहेगा एडजस्ट करना। बैंक वाली को करोगे तो क्या होगा, बैंक वाली डेट अलग हो जाती है और वो 15 दिन का गैप हो जाता है, जबकि इंटरेस्ट कब का लगता है, डेट ऑफ रिसिप्ट से लेके डेट ऑफ ड्यू। ठीक, और इंटरेस्ट की रेट क्या लगेगी, 12% पर एनम लगेगी। जैसे मेरे वाले केस में क्या है, 31 मई से 31 जुलाई है ना, तो जून और जुलाई 2 मंथ लग जाएंगे, 2 मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा, वो देना पड़ेगा टेबल एफ के अकॉर्डिंग। अगर आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली रेट दे रखी है तो वो लगेगी, नहीं तो आपको टेबल एफ अपनानी पड़ेगी। और साल के एंड में जो इंटरेस्ट है वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एरियर की सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है, तो आपको पता है कि उस केस में आपको सेपरेट एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्या करते हो डायरेक्ट एडजस्ट करोगे। अगर ये बोल रहा है जनरली सेपरेट एंट्री फॉर कॉल्स इन एरियर इज नॉट पास्ड इफ क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन द एंट्रीज। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया कि एंट्री करनी है, तो आपको पता है कि आप उतने से एंट्री नहीं करते थे। जैसे आप क्या बोलते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो अलॉटमेंट नहीं मिली, तो आप क्या करते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ऊपर आप मान के चलो, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, एक एग्जांपल कोई भी खुद ले लिया कीजिए, जब भी आपको सिंपल बनाना है, तभी मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे आपने 1 लाख बोला कि अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपीज़ मिलते, उसमें एक शेयर होल्डर के हिसाब से आपको 5000 नहीं मिले, तो आपने क्या करा, 95,000। आपने क्या बोला, जब भी अलॉटमेंट मिलेगी क्या करेंगे, एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि आपने ये डायरेक्ट कर दिया, उससे आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेपरेट एंट्री करते हो तो यहाँ देखिए कॉल्स इन एरियर बीच में लिख दो, कॉल्स इन एरियर डेबिट कर दो, कितने से, 5 से। तो जैसे ही 5 से आपने डेबिट करा तो अलॉटमेंट कितने से हो जाएगा, 1 लाख से। तो 1 लाख से 1 लाख कट गया, अब बन क्या गया, खुल क्या गया, ओपन क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से आपका करंट असेट है। क्या है, करंट असेट है, याद रखना। और जब भी ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आपको मिल जाएगा किसी भी डेट पे, या मान लो कि फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अलॉटमेंट नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल लिया था तो अलॉटमेंट उसी वक्त एंड हो गया था, तो अब आपको बैंक टू शेयर अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है, अब आप बैंक टू कॉल्स इन एरियर करोगे। ठीक, ये बोल रहा है अबव एंट्री कैन बी पास जॉइंटली विद द एंट्री ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स, जो भी मैंने बताई ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो बोल रहा है कि जब भी कॉल्स इन एरियर आपको फिर मिल जाएगा, फिर आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। और ये जो नोट वाली है ऊपर के लिए था कि जब भी आपको क्या होगा, अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला तो आप बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करोगे, मतलब आप उतने से आपने क्रिएट किया। और जब भी आपको कभी मिल गया तो आप ये सेकंड वाली एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो किस पे चार्ज होता है जनरली, देखिए खुद दिमाग लगाइए इसमें भी, कि अगर पार्ट सोचिए कि यार ड्यू डेट आ गई थी, ठीक, इंटरेस्ट जनरली आपको पता है कि आपको ड्यू डेट पे क्या होना चाहिए था, अमाउंट मिल जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे जरा सा रॉन्ग पार्ट है, ये डेट ऑफ ड्यू ऑफ कॉल्स है ना, इसकी जगह डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल आएगा, वो सही है, टू द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एरियर अमाउंट, ये सही है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि मान के चलो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अलॉटमेंट है, उसकी ड्यू डेट कोई भी मान लो, जैसे 1 जून मान लो, ठीक है, और ये बोल देता हूँ कि जो उसका अमाउंट है वो 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए था अलॉटमेंट का, 30 जून को, लेकिन आपको नहीं मिला। ठीक है, अब वो सामने वाला जो पर्सन है, यानी पब्लिक जो भी है, जिसने भी हम बोला कि जैसे कोई ए है, उसके 1000 शेयर के हिसाब से क्या है, 5000 ड्यू थे, 5 रुपीज़ के हिसाब से, अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ थे ये मान के चलो, तो 5000 रुपीज़ ड्यू थे। अब वो 30 जून तक उसको दे देने चाहिए थे, उसने नहीं दिए, तो अब उसने क्या करे, 15 जुलाई को दिए, तो 15 दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये बोल रहा है डेट ऑफ ड्यू ऑफ कॉल की जगह से बोल देना डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल, क्योंकि देखिए ड्यू डेट तो 1 जून थी और आपने 30 दिन का टाइम दिया, तो इंटरेस्ट भी जो चार्ज करेगी कंपनी वो कब से चार्ज करेगी कि यार 30 दिन, यानी 30 जून खत्म हो गया, उसके बाद 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो ये बोल रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू ऑफ कॉल की जगह डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल टू द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एरियर अमाउंट, या ऐसे भी बोल सकते हो डेट फिक्स फॉर पेमेंट, ऐसे बोल सकते हैं, जो भी पेमेंट के लिए डेट फिक्स की गई थी वहाँ से लेके एक्चुअल में जो अमाउंट रिसिप्ट हुआ है वहाँ तक का।
और उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा 10% पर एनम होगा, जो कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग होगा। और द लेसर रेट प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये वही आर्टिकल्स के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो एक तरीके से रेजोल्यूशन पास होगा, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो भी आर्टिकल्स में तय किया होगा उसके हिसाब से लेसर रेट भी हो सकती है। लेकिन अगर वो रेट तय नहीं की गई तो उस केस में कितना हम लेते हैं, 10% के हिसाब से लेते हैं और 12% के हिसाब से कॉल्स इन एडवांस पे देते हैं। यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारी इनकम का पार्ट है, हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और साल के एंड में वो पीएनएल में चले आएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक, अब आपको दे रखा है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो जनरली आपको पता है कि ऊपर मैंने बताया था कि फेस वैल्यू से हायर प्राइस पे इशू किए जाते हैं, इसलिए इसको इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम बोला जाता है। जैसे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 14 में इशू किए गए तो 4 रुपीज़ पर शेयर क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम ऑन शेयर में भी कलेक्टेड आइदर विद एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती तो जनरली वो किस पे अज्यूम किया जाता है, अलॉटमेंट पे। मतलब ऊपर आपको बोल दिया कि 4 रुपीज़ के हिसाब से प्रीमियम है क्योंकि 40% प्रीमियम पे आपने इशू करा, ये बता दिया। लेकिन नीचे ये नहीं बताया कि एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, तो आप उसको किस पे मानोगे, अलॉटमेंट पे मानोगे। अब देखिए ये बोला सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है कंपनी का, तो इसको किस में दिखाते हैं हम, शेयर होल्डर फंड में। आपको बताया कि शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के फॉर्म में दिखाते हैं। किस पार्ट में, बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में शेयर होल्डर फंड आता है, उसके अंदर सेकंड नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस आता है, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को दिखाया जाता है। ठीक, अब यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम की, तो देखिए ये आपको जनरली पता रहना चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनी 2013 अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए सेक्शन में बोल दिया, अब ये बोल रहा है कि सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, याद रख लेना ये कभी कभी काम आ जाएगा, क्या पता सेक्शन भी आपका आजकल पूछ लेता है तो पूछ ले इससे रिलेटेड। तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अब देखिए ये आपको 4 पर्पज़ दे रखे हैं, और एक बार मेरे हिसाब से अभी जून 19 जो है उसमें आया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किसके लिए नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको आंसर देना था डिविडेंड के पेमेंट के लिए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन आपको दे रखे थे। ठीक है, 3 ऑप्शन में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन दे रखे थे और एक ऑप्शन था जिसमें था पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आप बोल सकते हो उसके लिए वो यूज़ नहीं आता, क्योंकि डिविडेंड के लिए जनरली आप किसका यूज़ करते हो, फ्री रिजर्व का यूज़ करते हो, आप ऐसे बोलते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोल दिया, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर टू मेंबर ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे इसका मतलब अगर कोई पार्टली पेड बोनस शेयर है तो जनरली आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं कर पाओगे, पहले उन पार्टली पेड बोनस शेयर को आपको क्या करना पड़ेगा, फुली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, तो आपको पता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, पर नॉर्मल मैं आपको देखो बोल के बता देता हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेज दूंगा। ठीक है, देखिए अब इसमें ये बोल रखा है कि जितने भी एक्सपेंस इंकर किए गए हैं कंपनी के फॉर्मेशन पे, या बोल सकते हैं कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी खर्चे किए वो प्रीलिमिनरी में आ जाते हैं, जिसे हम प्रमोशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया कि लीगल डॉक्यूमेंट जो भी आपको एक तरीके से तैयार करने थे उसके एक्सपेंस आ गए। फिर आपको ये बोल रहा है कि रजिस्ट्रार के पास जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट फाइल करे उसकी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस आ गया कोई बोल रखा है। इसी तरीके से ऑथराइज कैपिटल के लिए जो ड्यूटी पे की जाती है वो भी इसमें आ गया। फिर ये बोल रहा है प्रॉस्पेक्टस के एडवर्टीजमेंट करते हैं जिससे लोगों को पता चले कि हम क्या लेके आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं, तो प्रिंटिंग से रिलेटेड पार्ट आ गया। तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के जो भी खर्चे, प्रिंटिंग चार्जेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर नेसेसरी फॉर्म, ये बोल दिया। कंपनी की जो सील है, कॉमन सील, उसके एक्सपेंसेस हो गए। और शेयर और डिबेंचर इशू करने के लिए कभी कभी होता है अंडर राइटर्स को आप कमीशन दे देते हो, बोल रहे तो वो कमीशन का पार्ट भी इसमें आ गया, पर जनरली वो इसमें आ ही जाएगा, तो यहाँ पे मत लो। अब ये बोल रहा है टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, याद रखना। ठीक है, तो ये बोल रहा है टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, तो जैसे मैं अंडर राइटिंग कमीशन बोल सकता हूँ। अब मैं इसके अलावा ये भी बोल सकता हूँ शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो जो जनरली शेयर से रिलेटेड होता है, या डिबेंचर के इशू करने पर जो भी एक्सपेंसेस पे किए हैं, और डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी। देखिए शेयर से रिलेटेड नहीं ले रहा, लेकिन अगर आप चाहो तो सेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड ले सकते हो। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर एंड शेयर भी बोल सकते हो। फिर आपको बोल रखा है टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आपने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी, या आपको पता है कि जून 19 शायद उसमें एक बार रिडीमेबल का क्वेश्चन आ चुका था। तो ये जब भी क्या करते हो आप प्रीमियम पेबल की बात करते हो तो कैसे एंट्री करते हो पेमेंट की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बोल रहा है। अब उस प्रीमियम को आप राइट ऑफ करोगे तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो आप एंट्री क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। देखो यूज़ करने का मतलब क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो भी है उसको आप डेबिट कर रहे हो, और बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने क्या बोला आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो आप क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। आपको पता है कि जो बोनस शेयर है उसको आप इशू करने के लिए काम में ले रहे हो, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे कर रहे हो। तो आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे मैंने बताया। वैसे ही मैं आपको ये प्रीमियम की बात कर रहा हूँ तो टू प्रीमियम रिडम्पशन का पार्ट मैंने बताया। टू अंडरराइटिंग कमीशन की बात बोली तो अंडरराइटिंग कमीशन का पार्ट आ गया। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोला तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ हो रहा है, वो डेबिट हो रहा है, और ये सारे राइट ऑफ हो रहे हैं जो कि वैसे पीएनएल से होते थे। आपको पता है कि डिस्काउंट जनरली क्या होता है, इक्वल पार्ट में 5 इंस्टॉलमेंट, जैसे 5 साल की मैच्योरिटी है डिबेंचर की तो उसमें राइट ऑफ होता है, या आउटस्टैंडिंग डिबेंचर के रेशो में होता है राइट ऑफ, ऐसा भी होता है। अब आपको फिफ्थ क्या बोल दिया, फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 68। ये जो फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर है किस में आता है, बायबैक। किस में आता है, बायबैक से रिलेटेड। तो ये बोल रहा है खुद के शेयर या जो सिक्योरिटी खरीद रहे हैं सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग, तो इसे हम बोल सकते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो उस केस में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। अगर बायबैक की एंट्रीज करानी होगी तो वो मैं आपको फॉर्मेट में करके बता दूंगा। देखिए टाइमिंग की कमी है क्योंकि इतने सारे कंटेंट है, तो उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड करूँ, तो वो जनरली आपको कभी कभी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट खुद भी देखना पड़ेगा। प्रोहिबिशन की बात कर रहा है तो आपको पता है कि जब भी शेयर इशू करते हो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, तो उसका सेक्शन है 53। उसमें क्या बोल दिया कि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, किसको छोड़ के, सेक्शन 54 को छोड़ के, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, जिसे हम बोलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर। ए कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट। तो बोल रहा है इसको छोड़ के कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती, मतलब इसको कर सकती है। एनी शेयर इशूड बाई कंपनी एट ए डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड। किसको छोड़ के, इसको छोड़ के कंपनी अगर किसी भी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है तो वॉइड माना जाएगा। इसके अलावा देखो बोल रहा है कि अगर कंपनी जानबूझ के इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं करती है या कॉन्ट्रावेन करती है, यानी इसकी अवहेलना करती है, वेयर ए कंपनी कॉन्ट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़। यानी वो 1 लाख रुपये से कम नहीं होगा, मिनिमम 1 लाख, और उसको 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी और कंपनी के अंदर जो भी ऑफिसर है जिसने ये डिफ़ॉल्ट किया है, जिसने ये डिस्काउंट पर इशू करने का गलत काम किया है, तो वो भी पनिशेबल होगा। कैसे, इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होगा, जेल, फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो 6 महीने तक हो सकती है, 1 महीने की भी हो सकती है, 2 महीने, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 6 महीने, या फाइन लगेगा जो कि 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, जो 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, जैसे कंपनी के केस में था। तो मान लो 3 लाख का लग गया, या बोल रहा है दोनों, जेल भी होगी और इसके अलावा पेनल्टी भी लगेगी। दोनों भी हो सकता है, या तो जेल या पेनल्टी या दोनों, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्ट आ गया। जितना हो सका था मैंने आपको पर्टिकुलर पॉइंट कवर करा दिए, जो कि आपको और कई जगह मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट आपको समझ में नहीं आता तो वह ज़रूर पूछना, उसकी मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।